जेन जी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। पता है ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट में जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनकी एवरेज एज क्या है? 22 साल। ट्रंप की एज क्या है? 78 इयर्स। नेतन्याहू की एज 75 इयर्स। खमेनी 85 इयर्स ओल्ड। कंबाइंड एज इन सबकी है 238 इयर्स। और उस जवान की जो बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है उसकी है 22 साल। उससे किसी ने नहीं पूछा, आपसे किसी ने नहीं पूछा। दिस इज नॉट न्यू, दिस हैज नेवर चेंज्ड एंड इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। 85 साल ये एज थी उस आदमी की, अयातुल्ला अली खमेनी, जिसने डिसाइड किया था डेकेड्स तक कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहेगी या नहीं, कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा। 85 साल, 60 साल से तो पावर में है। और उसे बॉम्ब करने वाला LBJ लिंडन बी जॉनसन ड्यूरिंग वियतनाम, वो 55 का था। केनेडी 46 का था। वो लोग यंग थे। ट्रंप 78 साल के हैं। स्टैटिस्टिकली वो सोवियत यूनियन के लेनिड ब्रेजनेव से भी ज्यादा उम्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ब्रेजनेव जो इतने बीमार थे कि अपने लास्ट ईयर्स में उनकी स्पीच पे सोवियत टीवी पे सबटाइटल लगाने पड़ते थे। ट्रंप उम्र में उनसे भी बड़े। लेट दैट सिंक इन। और इजराइल की तरफ से नेतन्याहू 75 इयर्स। 3 लोग, 3 डिसीजंस, कंबाइंड एज 238 इयर्स। और जब बॉम्ब्स गिरे ईरान पे, द पीपल डाइंग वर इन देयर 20s। आप और मैं, वो लोग जिन्हें इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, हमसे तो कभी पूछा ही नहीं गया। योर फ्यूचर was decided by people who won't live to see it. आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूं जो कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि ये किसी एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, ये किसी एक कंट्री के भी अगेंस्ट नहीं है। ये एक पैटर्न है 2500 साल पुराना, और ये अभी भी चल रहा है, और आप इसके सबसे बड़े विक्टिम हो। मैं चाहती हूं कि आप एक वर्ड याद रखो आज के बाद, जेरोंटोक्रेसी। ग्रीक वर्ड है। जेरोन मतलब बूढ़ा आदमी, क्रैशिया मतलब रूल, रूल बाय द ओल्ड। और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये सिविलाइजेशन की डिफॉल्ट सेटिंग है। स्पार्टा 500 BC। स्पार्टा को दुनिया की सबसे बैडएस मिलिट्री सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। दिस इज स्पार्टा वाली सिविलाइजेशन। लेकिन एक चीज जो कोई मूवी नहीं दिखाती, स्पार्टा की एक्चुअल गवर्नमेंट कौन चलाता था? एक काउंसिल थी, नाम था जेरूसिया, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। उसमें सिर्फ वो लोग होते थे जो 60 साल से ऊपर थे, सिर्फ बूढ़े लोग, लाइफ भर के लिए। कोई टर्म लिमिट भी नहीं होती थी। यहाँ इंडियन पार्लियामेंट में तो टर्म लिमिट है। और वो डिसाइड करते थे कि स्पार्टा कौन सी वॉर लड़ेगा, कौन से नौजवान मरेंगे। 60+ साल के लोग डिसाइड करते थे कि 18 साल के लड़के मरेंगे या नहीं मरेंगे। 2500 साल पहले रोम 200 BC, रोमन सेनेट। सेनेट का नाम ही आता है लैटिन वर्ड सेनेक्स से, जिसका मतलब है बूढ़ा आदमी। सेनेट लिटरली इज गैदरिंग ऑफ ओल्ड मैन। सिसेरो ने लिखा, उन्होंने डिफेंड किया इसको, ओल्ड मैन शुड रूल बिकॉज दे हैव विजडम नॉट स्पेयर्स। मतलब हमारे पास तलवारें नहीं है, इसलिए हम डिसीजंस लेंगे कि किसी और के बच्चे तलवारें उठाएं। पोएटिक है, कन्वीनियंट है। यूएसएसआर की बात करते हैं 1970 से 1985। सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी है हम सबकी जिंदगी की। ये वो स्टोरी है जो डायरेक्टली आज के ईरान के वॉर से कनेक्टेड है और जिसे हिस्ट्री की हर क्लास में पढ़ाना चाहिए। 1966 में सोवियत पॉलिट ब्यूरो का एवरेज एज था 55 इयर्स। बाय 1982 उसी का एवरेज एज हो गया 68 इयर्स। 16 सालों में 13 साल बूढ़ा हो गया लीडरशिप, जबकि दुनिया यंगर हो रही थी। और क्या हुआ? याद करते हैं लेनिड ब्रेजनेव को। 1975 के बाद इतने बीमार थे कि वो अपना स्पीच भी ठीक से नहीं दे पाते थे। प्रोपेगेंडा स्पीचेस चलती थी जिसमें सबटाइटल्स लगाते थे वो उनकी अपनी आवाज के नीचे, क्योंकि वो वर्ड्स क्या बोल रहे हैं आप समझ ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत बार रिजाइन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सब कॉलीग्स बोल देते थे नहीं नहीं आप इररिप्लेसेबल हो। क्यों? क्योंकि अगर वो चले जाते तो उन्हें खुद कंपीट करना पड़ता, उन्हें खुद एक सक्सेसर एक्सेप्ट करना पड़ता। Old men are protecting old men. The system is self-perpetuating. ब्रेजनेव 1982 में मरे, 75 इयर्स के थे। उनके सक्सेसर यूरी एंड्रोपोव किडनी डिजीज के साथ आए, 15 महीने में वो भी चले गए। उनके बाद जो आए उनका नाम था कॉन्स्टेंटिन। एक हिस्टोरियन ने लिखा वो एक चलता फिरता लाश था जो टर्मिनल एज्मा के साथ बैरली बात कर सकता था। 3 साल में 3 सोवियत लीडर्स मर गए। रोनाल्ड रीगन जो खुद 74 के थे और सबसे बूढ़े अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने एक बार कहा था, हाउ एम आई सपोज टू गेट एनीवेयर विद द रशियंस इफ दे कीप डाइंग ऑन मी।
नोट करो, रीगन ने ये जोक की तरह कहा था, उसी ने जो खुद एक बूढ़ा लीडर है, और अल्टीमेटली सोवियत यूनियन का एंड। हिस्टोरियंस का मानना है उस डेकेड की जेरोंटोक्रेसी ने डायरेक्टली सोवियत स्टेट को डिसइंटीग्रेट किया। फिजिकल वीकनेस और मोर्टेलिटी की प्रॉक्सिमिटी ने कम्युनिज्म के रेडिएंट फ्यूचर के नारे को एक मजाक बना दिया। इससे क्या पता चलता है, जब ओल्ड मैन सिर्फ अपने टाइम के लिए सोचते हैं, एम्पायर्स भी खत्म हो सकते हैं। और अब वही पैटर्न अमेरिका में, इजराइल में, ईरान में दिख रहा है। थोड़ा नंबर्स से समझाती हूँ। दुनिया के लीडर्स का एवरेज एज आज पता है कितना है? 62 ईयर्स। दुनिया की पॉपुलेशन का मीडियन एज कितना है? 31 ईयर्स। द पीपल रनिंग द वर्ल्ड आर लिटरली ट्वाइस एज ओल्ड एज द वर्ल्ड दे आर रनिंग। और ये गैप बड़ा होता जा रहा है। 1970 में एवरेज लीडर था 55 साल का, 2026 में 62 साल का है। घर पे भी जब डिस्कशन होती है तो जनरेशन गैप का रीजन दे देते हैं हम, और यहाँ जो लीडर्स हमको रूल कर रहे हैं उनकी एज हमसे डबल है। तो कैसे समझ पाएंगे वो हमारी जनरेशन को? क्यों हम इस सवाल के बारे में बात नहीं करते? दुनिया यंगर हो रही है और लीडर्स ओल्डर होते जा रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की मीडियन एज 29.2 ईयर्स है। मतलब इस देश का आधा हिस्सा 29 साल से छोटा है। 65% इंडियंस 35 साल से नीचे हैं। 371 मिलियन इंडियंस सिर्फ 15 से 29 साल के बीच हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ब्लॉक। और हमारे पार्लियामेंट में ग्लोबली 35 साल से नीचे के एमपीज दुनिया के पार्लियामेंट्स में सिर्फ 10% है। 10%, जबकि हम रिप्रेजेंट करते हैं 50% ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया में स्पेसिफिकली लोकसभा में 542 एमपीज में से सिर्फ 12% 40 साल से नीचे थे, और वो भी मोस्टली डायनेस्टी कैंडिडेट्स। राहुल गांधी की उम्र 50 प्लस है, वो तो यंग कैंडिडेट है पार्लियामेंट्री टर्म्स में। अब लोग कहते हैं तो वोटर्स ने क्यों वोट नहीं किया यंग कैंडिडेट्स के लिए? और यही इस प्रॉब्लम की सबसे क्लेवर ट्रिक है। रिसर्च कहती है ये वोटर्स की गलती नहीं है। एजिंग लीडर्स डू नॉट परफॉर्म बेटर इन ऑफिस, और वोटर्स इसे जानते भी हैं। फिर भी जेरोंटोक्रेसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि असली कारण है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के इंसेंटिव्स। पार्टीज में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे होता है? सीनियरिटी से, नेटवर्क से, डेकेड्स की गुडविल से। एक यंग कैंडिडेट को पार्टी सपोर्ट मिलने के लिए 20 से 30 साल का वेट करना पड़ता है, और जब तक वो वेट करता है वो बेचारा खुद बूढ़ा हो जाता है। द सिस्टम रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए। एक और शॉकिंग डेटा बताती हूं, वॉर का स्पेसिफिकली। रिसर्च कहती है ओल्डर लुकिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स एक्चुअली विन मोर इलेक्शंस ड्यूरिंग वॉर टाइम। मतलब जब वॉर होती है वोटर्स खुद ज्यादा बूढ़े दिखने वाले लोगों को वोट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। हम स्टेबिलिटी ढूंढते हैं जब डेंजर होता है, और हमारा ब्रेन बूढ़ा इक्वल टू एक्सपीरियंस्ड इक्वल टू स्टेबल वाला शॉर्टकट यूज करता है। तो ये एक विशियस साइकिल है। ओल्ड लीडर्स वॉर शुरू करते हैं, वॉर के वक्त वोटर्स ओल्ड लीडर्स को और प्रेफर करते हैं, और इससे ओल्ड लीडर्स का पावर बढ़ जाता है, और ये साइकिल चलती ही रहती है। अब मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो इस पूरी स्टोरी का सबसे अनकंफर्टेबल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये न्यूरोसाइंस है, पीयर रिव्यूड, पब्लिश्ड इन जर्नल्स। फैक्ट, एजिंग ब्रेन प्रोसेसेस द फ्यूचर डिफरेंटली देन यंग ब्रेन। एक बूढ़े आदमी का ब्रेन और यंग आदमी का ब्रेन सेम चीज को अलग तरीके से प्रोसेस करेगा। दोनों को सेम डिसीजन मेकिंग के सिनेरियोज दो। जब रिसर्चर्स ने ऐसा किया तो उन्होंने पाया बड़े बूढ़े लोग कम वेट असाइन करते हैं फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को जब भी वो डिसीजन लेते हैं। जो एजिंग अडल्ट्स होते हैं उनके टाइम का परसेप्शन छोटा होता है, उनको टाइम होराइजन छोटा दिखता है। टेक्निकली इसको टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहते हैं। सिंपली हमारा ब्रेन फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है, मतलब फ्यूचर की चीज प्रेजेंट से कम इंपॉर्टेंट लगती है, और जितना बूढ़ा दिमाग उतना ज्यादा टेम्पोरल डिस्काउंट। एक एग्जाम्पल से समझो, आप 25 साल के हो। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज 1000 रुपए लोगे या 10 साल बाद 50,000 रुपए, आपका ब्रेन कहेगा 10 साल बाद भी मैं तो जिंदा ही रहूंगा, तो 10 साल बाद 50,000 रुपए ही ले लूंगा। अब सेम क्वेश्चन एक 80 ईयर्स के आदमी से पूछते हैं, उसका ब्रेन इनवॉलेंटरली बिहेव करता है एज इफ 10 साल बाद वो है ही नहीं, तो 1000 रुपए ले लेंगे अभी इसी वक्त। यही वॉर डिसीजंस में होता है। ट्रंप के पास स्टैटिस्टिकली 10 से 12 साल बाकी हैं। इस ईरान वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस हिस्ट्री कहती है 20 से 30 साल तक चलेंगे। रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी, ऑयल प्राइस शॉक्स होंगे, पोटेंशियल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा। एक ओल्ड लीडर का ब्रेन बायोलॉजिकली
उस 30 साल को इतने वेट देता ही नहीं जितना आपका देता है। वो लिटरली डिफरेंटली सोचता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, बूढ़ा होना मतलब बुरा होना है। इसका मतलब है इस न्यूरोसाइंस को समझना। अब पैसे की बात करते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, ये लिटरली आपका पैसा है। ईरान पे अमेरिकन स्ट्राइक का कंजर्वेटिव एस्टिमेट $1.5 बिलियन इन 72 आवर्स। ये बिल कौन भरेगा? ट्रम्प 78 साल के हैं। स्टेटिस्टिकली वो टैक्स पे रहेंगे शायद 10-12 साल और। आप 29 ईयर्स के हो। आप टैक्स पर रहोगे अगले 40 से 50 साल तक। कौन इस वॉर का ज्यादा बिल भरेगा? मैथ सिंपल है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स ऑन एवरेज एजुकेशन से ट्वाइस एज मच पेंशन पे स्पेंड करती हैं। इंडिया में भी पेंशन एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनती जा रही है। मतलब ओल्ड को सस्टेन करने के लिए बजट, यंग को बिल्ड करने की बजाय। जापान में इस प्रॉब्लम को सिल्वर डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां एल्डरली वोटर्स का टर्नआउट इतना ज्यादा है कि पार्टी यंग वोटर्स के लिए पॉलिसीज बनाना ही बंद कर देती है। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, 15 to 29 ईयर्स, 14% अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरियाज में तो 17%। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ का वर्कफोर्स है, 371 मिलियन, और हम उन्हें जॉब्स देने की बजाय वॉर्स दे रहे हैं। और एंड में एक फैक्ट जो सबसे पावरफुल है, 2020 में पैदा होने वाला बच्चा अपनी जिंदगी में 2 से 7 गुना एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सपीरियंस करेगा कंपेयर टू समवन बॉर्न इन 1960। बाढ़, सूखा, हीट वेव्स, साइक्लोन, ये सारी आपदाएं इन लोगों को एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। जो लोग आज वॉर कर रहे हैं वो 1940s और 50s में पैदा हुए। वो लोग 2050 नहीं देखेंगे, पर आप देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे। हर बॉम्ब का स्मोक कोई 22 साल का इंसान ब्रीथ कर रहा है, कोई 78 ईयर्स का नहीं। आप सबको पता है मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, और इकोनॉमिस्ट की तरह सोचने पर एक चीज क्लियर हो जाती है, ये कोई जनरेशनल वॉर नहीं है, ये एक मार्केट फेलियर है। जब कॉस्ट और बेनिफिट अलग दोनों पे फॉल करते हैं, यानी कि सिस्टम रॉन्ग डिसीजन ले रहा है। डिसीजन कौन लेता है? ओल्ड मैन। और कॉस्ट कौन भरता है? यंग पीपल। इंसेंटिव्स मिसअलाइंड हैं, और जब इंसेंटिव्स मिसअलाइंड होते हैं ना, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इंडिया की मीडियन एज दुनिया की मीडियन एज से भी कम है, और जिस किसी ने भी ईरान वॉर का डिसीजन लिया उनकी कंबाइंड एज 238 है। मैथ सिंपल है, इनजस्टिस भी सिंपल है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी समझते हो कि सिस्टम में कुछ तो गलत हो रहा है। हर रेवोल्यूशन एक कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है, हर क्रांति एक कलम से शुरू होती है। किसी ने पहले साइलेंस तोड़ने की हिम्मत की, और आज वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। योर फ्यूचर वॉज डिसाइडेड। सुन के गुस्सा आता है ना, बट यू नो वॉट, इट हैजंट हैपेंड येट। दैट पार्ट यू कैन स्टिल कंट्रोल। घर पे मम्मी पापा से जनरेशन गैप की बहुत सारी बातें करते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कब अपने लीडर्स से इस बारे में बात करेंगे? शेयर करो इस वीडियो को अपने उन सब दोस्तों के साथ जो या तो वोट करने नहीं जाते या कन्वीनियंटली बोल देते हैं आई डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल ओपिनियंस, मैं अपॉलिटिकल हूं, या मुझे क्या फर्क पड़ता है पॉलिटिक्स से क्या हो रहा है। अगर आपको आज फर्क नहीं पड़ता तो आपको कल फर्क जरूर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है अपने आसपास के हर पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना, क्योंकि ये डिसीजन आपके फ्यूचर को शेप करता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी एज क्या है, और क्या लगता है आपको कि ये जेरोंटोक्रेसी कब तक चलती रहेगी दुनिया भर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।